सीएम बदले, नीतीश कुमार राज्यसभा गए और अब ये भी चल रही है कि बिहार में खजाना भी खत्म हो चुका है, इसलिए नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं। बिहार में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, व्यक्ति का परिवर्तन हुआ है। और यह जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, अगर इनको देखें तो ये सभी सरकारों में रहे हैं मंत्री। लालू जी की भी सरकार में मंत्री रहे, हम पार्टी के भी सरकार में मंत्री रहे जी। नीतीश जी के भी सरकार में मंत्री रहे। क्या लगता है कि जो भी केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई है, उसे आप कैसे देखते हैं? इस देश में तो नेता सब किसान का ही होता है या आम आदमी का होता है। काम अडानी अंबानी के लिए करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। आप देश के प्रधानमंत्री को देख लें, काम तो करते अडानी अंबानी के लिए, लेकिन वो भी कहते हैं हम किसानों के नेता हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष का कोई ठिकाना ही नहीं है। विधानसभा सत्र चलता है तो नजर नहीं आते हैं, और कोई बड़ी बात हो जाती है तो बिहार में कहीं जो है दिखते ही नहीं। चुनाव में हार मिली, उसके बाद उन्होंने घूमने चले गए बाहर। आखिरकार तेजस्वी यादव को आगे का राजनीतिक भविष्य उनका क्या है? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के सत्र के दौरान भी थे, बिहार के कई हिस्सों में उन्होंने यात्रा भी की, और जो राज्य के भीतर जो एक प्रॉब्लमेटिक गवर्नमेंट है यहाँ, रोज़ नए तरह की समस्याएं खड़ा करती हैं, उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। आगे है कि ये लोग तो कह रहे थे कि हमारा तो बहुत गवर्नेंस है, एक गवर्नेंस में कैसे खजाना खाली हो गया? जी देखिए, पिछली बार ये लंबे समय से राज्य को झूठ बोल रहे थे लोग। कोई भी कैपिटल क्रिएशंस के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम जो अपनी बेबाक अंदाज और जन मुद्दों पर तीखे सवालों के लिए जाने जाते हैं। बक्सर की धरती से उठकर संसद तक पहुंचे और लगातार चर्चों में रहने वाले नेता सुधाकर सिंह, जो कभी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में तो कभी किसानों और आम जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या है उनका विजन? बक्सर के लिए क्या कहते हैं वो बिहार की मौजूदा राजनीति पर, और आने वाले समय को लेकर उनकी क्या है रणनीति? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि बिहार के वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? सीएम बदले, नीतीश कुमार राज्यसभा गए और अब ये भी चल रही है कि बिहार में खजाना भी खत्म हो चुका है, इसलिए नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं। देखिए, बिहार में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, व्यक्ति का परिवर्तन हुआ है। जी। और आप कह सकते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनकी छाया है नए मुख्यमंत्री, कोई अलग व्यक्तित्व तो नहीं है जी। तो इसीलिए बिहार में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। और व्यक्तियों का लोकतंत्र में थोड़ा सा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन को तभी हम लोग मानते हैं जब व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन हो। तो क्या आर्थिक नीति, सामाजिक नीति में कोई परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? तो जब इस मुख्य मुद्दे पर आएंगे तो कोई भी आपको अंतर नहीं दिखाई देगा। पिछले 20 साल से तो ये लोग एक साथ सरकार चला ही रहे थे। कैप्टन के पोस्ट पे पहले जेडीयू था, अब कैप्टन के पोस्ट पे बीजेपी है। और यह जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, अगर इनको देखें तो ये सभी सरकारों में रहे हैं मंत्री। लालू जी की भी सरकार में मंत्री रहे, हम पार्टी के भी सरकार में मंत्री रहे जी। नीतीश जी के भी सरकार में मंत्री रहे, और खुद अब मुख्यमंत्री हैं। तो जो उनके पीछे के कार्यकाल की उपलब्धियां जो हैं, उस आधार पे बिहार की जनता आकलन कर लेगी। उसमें कोई हम उन चीज़ों को ना भी दोहराएं तो सबको मालूम है जी। तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं है। नीतीश कुमार जी के ही चुने हुए ये प्रतिनिधि हैं, और पिछले कामकाज के आधार पे बिहार की जनता स्वयं मूल्यांकन कर लेगी। आने वाले वक्त में कोई बदलाव नहीं है, मैं मानता हूँ। बाकी अगर किसी को कुछ बदलाव दिखेगा तो बताएंगे लोग। कहा जा रहा है कि बिहार में खजाना खत्म हो चुका है, इसलिए नीतीश कुमार जो है चले गए हैं राज्यसभा। अब सम्राट चौधरी क्या करेंगे? तो खजाना क्यों खाली हुआ बिहार का?
बिहार का खजाना तो पैसा से लबालब भरा हुआ था जी। लेकिन एक खजाने को लोगों ने वोट खरीदने में इस्तेमाल कर दिया। पहली बार बिहार में, देश में होता होगा अन्य राज्य में हम नहीं जानते, लेकिन बिहार में तो पहली बार सरकारी खजाने से हर महिला मतदाता को 10,000 देना, बिजली का 125 यूनिट मुफ्त कर देना और बहुत सारे काम इन्होंने किया। और आमदनी बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। जी। जो संस्थागत फेलियर है इस बिहार के भीतर, उसको जब तक हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ले दे कर के जो लोग सलाह देने वाले भी लोग हैं सुधार के नाम पे, वो शराबबंदी को चालू कर दो, इसके बाहर कोई दृष्टिकोण नहीं है। सच है कि ये भी एक रास्ता है, लेकिन छोटा रास्ता है और आसान रास्ता भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिसको हमको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिसके बदौलत इस देश के कई राज्य अपने तकदीर लिखा उन्होंने। केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए और कृषि के जरिए हरियाणा और पंजाब ने एक बड़ी प्रगति और छलांग लगाया है लोग जी। यह तीनों संभावना बिहार में है। अगर हमको इसमें कोई सुधार लाएं तो स्वाभाविक है कि बिहार भी अग्रणी राज्यों की पंक्ति में आ जाएगा। जी, आपको कृषि का किसानों का नेता कहा जाता है और जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है, क्या लगता है कि जो भी केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई है, उसे आप कैसे देखते हैं? इस देश में तो नेता सब किसान का ही होता है या आम आदमी का होता है। काम अडानी अंबानी के लिए करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता। आप देश के प्रधानमंत्री को देख लें, काम तो करते अडानी अंबानी के लिए, लेकिन वो भी कहते हैं हम किसानों के नेता हैं, आम आदमी के नेता हैं, लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं करते जी। लेकिन मैं तो स्वीकार करता हूँ, जिसके लिए काम करता हूँ तो हम उसकी बात को करते भी हैं। और कहा भी जाता है जिसका खाएगा उसका गाएगा। मैं किसानों का खाता हूँ तो किसानों का गाता हूँ। जो बिहार में जो आप कह रही हैं कि व्यवस्थागत खामी, कृषि क्षेत्र में एक बड़ी खामी है देश स्तर पे। किसानों की न्यूनतम आय कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए एक जो संविधान में उपलब्ध जो ताकत है उसका इस्तेमाल करना होगा। ग्लोबल इकोनॉमी है, हमको कोई ऐसी आर्थिक नीति नहीं बना सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के में बाधा उत्पन्न करे, लेकिन इसके बीच में एक निर्णय लेना होगा। लेकिन निर्णय सरकार ने क्या लिया? द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए आसियान से, तो देश में जो खाने वाले जो तेल हैं वो सस्ते हो गए, जिसका खामियाजा हुआ कि देश के किसानों ने तिलहन का उत्पादन घटा करके 40% कर दिया जी। दलहन विदेश से लाते हैं, अब उसके भी उत्पादन घट गए देश में, उसमें भी हम 50,000 करोड़ का बाहर से लाते हैं। 1.5 लाख करोड़ का हम लाते हैं तिलहन, 2 लाख तो तिलहन दलहन में चला गया। इसके अलावा भी अन्य प्रोड्यूस, अभी अमेरिका से ट्रेड डील हो गया, यूरोप से हो गया। अब यूरोप से जो डील हुआ है उसमें हमको एग्रीड डेयरी प्रोडक्ट जैसे कटबरी और ये सब लोग हैं, और उनके दूध भारत में आएंगे जी। ये वाइन है जो अंगूर से बनता है, फलों से बनता है, वो आएंगे भारत में, सस्ते दर पे आएंगे। तो भारत के प्रोड्यूस का क्या होगा? देखिए, हम यूरोप और अमेरिका और भारत में अंतर है। उनके 5% आबादी खेती में लगी हुई है और इसीलिए वहाँ पर व्यवसाय है उनका। भारत में 80-75% लोग खेती में लगे हुए हैं, ये मेरी आजीविका है। हमारे पास विकल्पहीनता है कि कोई भी इंसान 140 करोड़ आबादी का देश, 145 करोड़ आबादी का देश को आप खेती से निकाल कर कहाँ ले जाएंगे? आज के दिन में मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में इंडस्ट्री केवल 20% कंट्रीब्यूट कर रही है और 60% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है दुनिया की इकोनॉमी में। सर्विस सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है कि क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ चाहिए, वो है नहीं भारत में। हम लोगों ने अभी तक किया नहीं, केरल ने किया, तो केरल आज प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष पर है। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कहीं आय है तो केरल है, जबकि वहाँ की खेती कमज़ोर है, चूँकि वो पहाड़ी इलाका है, उसमें थोड़ा टूरिज्म से पैसा आता है, थोड़े से कमर्शियल क्रॉप हैं, लेकिन मेजॉरिटी पैसा कहाँ से आ रहा है उनका? सर्विस सेक्टर से आ रहा है। क्यों आया? क्योंकि वहाँ के लोग टीचर के रूप में, नर्सेज के रूप में या
छोटे जॉब के रूप में, वो स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए उनको सैलरी ज़्यादा मिलता है और इकोनॉमी में मनी ऑर्डर के जरिए जो पैसे आते हैं उससे इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी बूस्ट करती है। और परचेजिंग कैपेसिटी जब बढ़ता है तो सरकार को टैक्स के रूप में उसको जीएसटी आता है, और जीएसटी जब आएगा सरकार के खजाने में तो डेवलपमेंट के लिए पैसे आते हैं। यही प्रोसेस है, कोई पेड़ से पैसा नहीं उगता। लेकिन कई लोगों को लगता है कि नहीं, पेड़ से पैसे उगते हैं, ये दे देंगे, अमेरिका दे देगा, वो इधर भारत सरकार दे देगी, इससे नहीं बात बनती। कानून बने हुए हैं, पैसा कोई भी जाएगा किसी राज्य को तो कानून के जरिए जाएगा, उसकी एक नीति निर्धारण है। कई बार देखती हूँ कि मीडिया चैनल में आरोप लगाते हैं दक्षिण भारत के लोग कि हम ज़्यादा टैक्स देते हैं और हम 1 रुपये टैक्स के बदले में हमको 28 से 30 पैसा वापस मिलता है, और बिहार जैसे राज्य को 1 रुपया टैक्स के बदले में उनको 6 रुपया जाता है। तो एक पहले ही हम अधिकतम पर हैं, हम उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। जी। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष का प्रदर्शन आप लोग कम सीटों पर सिमट कर रह गए, आखिरकार वजह क्या रही? देखिए, लोकतंत्र में तो जो सीट की गिनती होती है उसमें हम पिछड़ गए, ये सही बात है। मेरी सीटें घट गई, यह भी बात सही है, लेकिन वो एक सच्चाई का एक छोटा पहलू है जी। हमारे राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के तौर पे हम 37% पिछली बार वोट पाए थे, फिर भी हम सीट पाए कितना, 115 के करीब। इस बार हम 38% वोट पाके हम चले गए 41 पर। तो जो हमारे विरोधी थे उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए अवैध गठबंधन किए, समझौते जिसको कहते हैं जी। और एक अवैध गठबंधन करके सत्ता से बेदखली राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का करने का जो उन्होंने काम किया, इससे बिहार को नुकसान हुआ, हमारी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। हमारे वोट बढ़े हैं, हम एकजुट हैं और आने वाले वक्त में हम एक मजबूत ताकत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे बिहार को बहुत नुकसान हुआ। जी। एक और सवाल लेना चाहूँगी, बीते दिनों आपने हायर एजुकेशन में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर जो आपने आरोप लगाया था, साथ में बिहार के राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, उसका जो है क्या अपडेट है, अब तक क्या निकल कर सामने आया? पीछे 6 महीना पहले भी पुराने वाले गवर्नर साहब के सामने भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साक्ष्य दिया था, लेकिन वो फाइलों को दबा दिया गया और जो जांच की जो आदेश थे वो आदेश कार्यान्वित नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ। अभी भी मेरा मानना है नए गवर्नर साहब से कि आप एक बार जांच करा लें, जो हमने आरोप लगाए हैं सच के आधार पे आप एक बार जांच करा लें, और जांच कराने के बाद जो सही है निर्णय लें, क्योंकि ये सबौर कृषि विश्वविद्यालय है, बिहार का इकलौता विश्वविद्यालय है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। पूर्व के वीसी मेवालाल चौधरी जब वीसी थे उस जमाने में भी भ्रष्टाचार हुआ था, हाई कोर्ट ने उनको जेल भेजा था और राज्य में शिक्षा मंत्री बने थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक उससे भी भयावह स्थिति, जो उस समय बेईमानी में शामिल अधिकारी थे वही लोगों ने दोबारा उसी तरह की बेईमानी की है, उसके साक्ष्य हैं। लेकिन सरकार ने न सरकार जांच करा रही है, न राज्यपाल महोदय जांच करा रहे हैं, और इससे बिहार में अराजकता बढ़ता जा रहा है और खेती खराब हो रही है हमारी। जी। तो आपने आगे के लिए क्या सोचा कि आगे और कैसे क्या करें कि इस पर जांच हो? देखिए, हमने 2 स्तर पे बात हुई है, एक तो कोर्ट भी जा रहे हैं हम लोग, और दूसरा ये है कि व्यापक पैमाने पर हम लोग भागलपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये संस्था ठीक हो, क्योंकि जन दबाव भी एक कभी कभी बड़ा मसला बनता है। आप देखे होंगे कि देश में कई ऐसे कानून बने या कई ऐसे मामले सुलझाए गए जो जनता ने सड़क पर उतर कर अपनी बात कही। आप कृषि कानून को हटाने की बात हो या आप निर्भया कानून हो या बहुत सारे कानून बनते गए, तो उस तरह से हम लोग इसको हैंडल करेंगे और निश्चित तौर पे एक बड़ा धरना हम लोग विश्वविद्यालय के परिसर में देंगे और कोर्ट भी जाएंगे। जी। बक्सर लोकसभा की बात करें तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपके सांसद बनने से पूरे हुए हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो भी फंड विकास कार्यों के लिए आते हैं आपके पास, आज पूरा फंड जो है अपने विकास कार्यों में ही लगा देते हैं। देखिए, हमारे पास जो फंड था बहुत छोटा था। जी। देखिए, हमारा फंड तो पूरे टोटल डेवलपमेंट में देखें तो 1% से भी कम माना जाएगा। वहाँ पे बिजली घर लग रहा था 15,000 करोड़ का, जो बंद पड़ा हुआ था। मैंने कहा था कि आते ही इसको स्टार्ट करा देंगे, 2 साल से भी कम समय में आज बिजली घर बिजली दे रहा। और इसीलिए बिहार में अगर वो नहीं स्टार्ट हुआ होता चौसा पावर प्लांट तो हमारी बिहार की स्थिति बहुत भयावह होती और ट्रिपिंग बहुत होता। दूसरा, निक्रिस पंप था वहाँ बन रहा था, उसको मैंने स्टार्ट कराया किसानों के पक्ष में।
और हमने कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं जो काम में लापरवाही थी और वो शुरू नहीं हो पाया था। बक्सर का बाईपास या गंगा पर एक नया सेतु जो उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए, जिससे बक्सर में बहुत जाम लगता है, या नावानगर का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ कहने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी वहाँ पे कोका कोला, पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियाँ, जेके सीमेंट जैसी बड़ी कंपनियों को हम लोगों ने लाया और आज वो ऑपरेशनल हैं। देखे होंगे कई बार अखबार टीवी में कि मुख्यमंत्री गए हैं, उद्योग मंत्री गए हैं उद्घाटन करने के लिए। जितनी सड़कें थी ग्रामीण क्षेत्रों में ख़राब पड़ी हुई थी उसको दोबारा हमने ठीक कराया। जो हमारी नहरें थीं, मेरे पिताजी ने उसको मंत्री रहते उसको ठीक कराया था। उसको 30 साल में फिर सिल्टेशन होता है तो डिसिल्टेशन कराया। 75%, 25% और भी उसको करा देंगे। मलई बराज में काम लग गया, जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना 40 साल से रुकी हुई थी जी। कई जगह डुमरांव का बाईपास, धनसोई का बाईपास, मलियाबाग का बाईपास, उसके लिए भी। तो एक तरह से देखिए उद्योग के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में हम कई स्तरों पे एग्रीकल्चर के फील्ड में हम कई नए काम वहाँ शुरू करने जा रहे हैं। एक गोकुल जलाशय बड़ी परियोजना है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए लगभग दिलवाए हैं, जो एक टूरिज्म की दृष्टि से और मछली पालन दोनों के हिसाब से एक बड़ा सेंटर बनेगा बिहार का। या फिर हम फल और सब्जी उस इलाके में बहुत होता है, उसके प्रोसेसिंग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनवा रहे हैं, वहाँ पे काम लगने जा रहा है। या हमारे जो गाय की, देसी गायों के ब्रीड इम्प्रूविंग एक प्रोग्राम है, उसके लिए भी हम 30 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। तो ये कई चीज़ें हमारे हेल्थ सेक्टर में, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा था लंबे समय से, वो अब ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो एक मेडिकल कॉलेज का ऑपरेशनल होने से डिस्ट्रिक्ट में लोगों को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डुमरांव में, जो अब लगभग 5-6 महीना में स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं और भी आगे कुछ काम हम लोग उसको करेंगे। जी, कई राज्यों में चुनाव है, ऐसे में आज बंगाल में भी फर्स्ट फेज के लिए मतदान किए गए। क्या लग रहा है कि आप लोगों की जीत मिलेगी? देखिए, जीत और हार से बाहर एक देखें तो जिस तरीके से निर्वाचन आयोग इस देश में चुनाव को खुद रेगिंग करने का कोशिश किया है, मतदाता सूची के सुधार के नाम पर करोड़ों मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर देना एक अवैध घटना थी देश में, और इसमें सभी संवैधानिक संस्थाएं कंप्रोमाइज हुई। मैं बहुत दावे के साथ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये बहुत चिंता का विषय है। चुनाव हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन देश में जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, संविधान कहा था। उस समय भी बहुत दबाव था कि नहीं, सभी को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। ये जो करोड़ों लोग वोटिंग राइट से जो वंचित हुए हैं, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक तरह से कहें तो भारत के भीतर भी अब अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहा देश, और भारत में लोकतंत्र अब चीन और रूस जैसा, कोरिया जैसा लोकतंत्र रहा, जहाँ एक दल होता है और वो मतदान होता है और उसी को लोग मानते हैं कि चुनाव हो गया, वहाँ भी लोकतंत्र है कहने के लिए। तो क्या भारत चीन, रूस, पाकिस्तान और कोरिया बनना चाहता है? हमारा तो मुकाबला अमेरिका से था, हमारा मुकाबला ब्रिटेन से था, और आज हम पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं। ये हमारी विफलता है लोकतंत्र की। चुनाव आएंगे, जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, जैसा कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था। सत्ता पक्ष कह रहा है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष का कोई ठिकाना ही नहीं है। विधानसभा सत्र चलता है तो नजर नहीं आते हैं, और कोई बड़ी बात हो जाती है तो बिहार में कहीं जो है दिखते ही नहीं। चुनाव में हार मिली, उसके बाद उन्होंने घूमने चले गए बाहर। आखिरकार तेजस्वी यादव को आगे का राजनीतिक भविष्य उनका क्या है? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के सत्र के दौरान भी थे, बिहार के कई हिस्सों में उन्होंने यात्रा भी की, और जो राज्य के भीतर जो एक प्रॉब्लमेटिक गवर्नमेंट है यहाँ, रोज़ नए तरह की समस्याएं खड़ा करती हैं, उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं जी। रह गया बाहर जाने का, आने का, तो देश में जो हमारी जो पार्टी है या हमारे पार्टी के जो पूर्व संगठन रहे हैं, या देश के कोई भी राजनीतिक दल या जो सत्तारूढ़ दल, तो ये लोकतंत्र और हमारा जो अर्थतंत्र है, ये दोनों ही ग्लोबल है। इसमें आपको लगातार यात्राएं करते ही रहते हैं, और ये आलोचना का विषय नहीं है। आप देखें, महात्मा गांधी भी जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हवाई जहाज़ नहीं था, पानी के जहाज़ से लोग जाते थे कई महीना यात्रा करके लंदन, फिर या तमाम लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आइसोलेशन में बिहार का कोई नेतृत्व काम करेगा या हमारी कोई समस्या है जिसका सुलझाना आइसोलेशन का काम है। कनेक्ट करना होता है देश के भीतर और दुनिया के भीतर, और उसके जरिए समाधान भी ढूंढते हैं और समन्वय भी करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र केवल भारत के भीतर ही नहीं है, दुनिया के विभिन्न देशों के साथ संपर्क संबंध के आधार पे। और ये सत्ता पक्ष इनके जिम्मे कोई काम तो है नहीं, जो इनकी विफलता है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए तमाम आरोप विपक्ष पर लगाने का काम करते हैं। अब इनके साथ थोड़ा मीडिया उडिया का समर्थन 90% है, 10% नहीं है। 10% नहीं है तभी तो आपके मैं चैनल पे बैठा हूँ, नहीं तो आपका भी उधर रहता तो शायद हमको नहीं बुलाती आप। तो इस तरह से हैं। तो ये लोगों को लगता है कि हम अखबार से और टीवी से विपक्ष को बदनाम कर देंगे, वो मुगालते में हैं। विपक्ष तो जेल में था और 77 में चुनाव जीत के आए थे। जी, एक और सवाल लेंगे कि जहरीली शराबे से मौतें हो रही हैं, क्या लगता है शराब खोल देनी चाहिए? देखिए, ये विमर्श का विषय है। मैं शराब को बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि बंद होने से जो नुकसान हुए हैं वो एक बड़ी नुकसान है जी। जहरीली शराबों से मौत, हजारों लाखों लोग जेल गए, हजारों मुकदमे हुए, लाखों मुकदमे हुए, हमारा राजकोष का नुकसान हुआ, माफिया पंचायती राज पे कब्जा कर लिए, कई एक आध दर्जन एमएलए बन गए, एक दो पार्लियामेंट भी शायद चले गए होंगे, जांच होना चाहिए जी। तो इसको एक तरह से मैं मानता हूं कि समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद एक निर्णय होना चाहिए जी। महिलाओं को लेकर जो पप्पू यादव ने बयान दिया है, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? पप्पू यादव के बारे में तो मैं बहुत नहीं बोलता, इसलिए कि वो कोई किसी कैटेगरी के नेता तो है नहीं। चुनाव जीत जाना नेता होना में अंतर है, और इस तरह का घटिया बयान तो वही दे सकते हैं। इस तरह के बयान की कठोर निंदा होनी चाहिए, और ये कहना अपने आप में बहुत ही असम्मानजनक है, और उनकी बातों को दोहराना भी गंदगी के समान है। और वैसे लोगों को राजनीति में अब तो जनता ने चुन लिया है। गोकुल जलाशय सौंदर्यीकरण का क्या व्यवस्था है, अब क्या जा रहा है? सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग वेटलैंड मैनेजमेंट जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे 62 करोड़ रुपए हासिल किया हम लोग। इसके बाद मछली पालन के लिए हम लोगों ने उसके लिए अलग से पूरे जो ब्रूड फार्मिंग बोलते हैं, जो हम लोग मछलियों की जो बीज होते हैं वो कोलकाता या दूसरी जगह से आता है, तो यहाँ पे हम लोग हैचरी नहीं इसको कहते हैं, दोनों में थोड़ा अंतर है। ये प्योर लाइन सिस्टम है, जो इंडिजीनियस जो मछलियाँ हैं उसको नेचुरल तरीके से उसको ग्रो करना, और पूरा उसको हम लोग एक दूसरा टूरिज्म है, स्पोर्ट्स होगा, और एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। पेड़ पौधे लगाएंगे चारों तरफ, जिससे कि वहाँ की हरियाली भी बरकरार रहे। आप देख रही होंगी कि लगातार टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई बक्सर का है, 44 डिग्री टेम्परेचर। तो ये हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है कि ये पहाड़ी इलाका नहीं है, मैदानी इलाके में इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ा। तो कई जो वेटलैंड मैनेजमेंट के जरिए जो उसकी चीज़ है उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, और ये उम्मीद है कि अगले 3 साल में एक बेहतर परिणाम देगा। जी, आपने जब से सांसद बना है और जो भी फंड आए हैं, आपने सारा फंड विकास कार्यों में ही लगाया है। देखिए, मैं अभी भी कहा बहुत छोटा फंड है, उससे कोई विकास नहीं होगा, लेकिन जितना है उतना मैंने खर्च कर दिया। और हमने कहा कि इसके अलावा जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देखें तो उसकी अगर आज के दिन में हम इन्वेस्टमेंट देखें तो 5000 करोड़ का हो चुका है, और पावर सेक्टर को देखें तो इसमें हमको ऑलरेडी करीब 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सड़कों को देखें तो करीब अगर भागलपुर बक्सर जो एक्सप्रेसवे है जिसमें सरकार आनाकानी कर रही है, वो जिस घोषणा उसका था कि हम न्यू अलाइनमेंट करेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी हम देखें तो सड़क के क्षेत्र में भी 10,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, जिसमें कई काम लगे हैं, बाईपास वाला ये सब, गंगा पे पुल वाला। तो ये तरह से देखें तो करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड तत्काल 2 सालों में निवेश हो रहा है, और आगे आने वाले भी स्कीम और आएंगे। खजाना की लगातार चर्चा हो रही है बिहार में, खजाना खत्म हो चुका है, क्या यही पहलू है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने सत्ता से दूरी बना लिया है? देखिए, सवाल ये है कि ये लोग तो कह रहे थे कि हमारा तो बहुत गवर्नेंस है, एक गवर्नेंस में कैसे खजाना खाली हो गया? जी, देखिए, पिछली बार ये लंबे समय से राज्य को झूठ बोल रहे थे लोग,
कोई भी कैपिटल क्रिएशंस के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। आप देखेंगे कि नॉलेज सेंटर के रूप में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो सबसे ज़्यादा कैपिटल कहाँ से आता है? नॉलेज सेंटर से आते हैं। नॉलेज सेंटर अगर नहीं होता अमेरिका के पास, तो उसके पास फेसबुक नहीं होता, गूगल नहीं होता, मेटा नहीं होता, आज एक एक एप्पल नहीं होता। एक एक कंपनियों का 3-3 ट्रिलियन डॉलर्स, 4-4 ट्रिलियन डॉलर्स उनके पास इकोनॉमी है कि कंपनियों का, और भारत की इकोनॉमी के बराबर है। तो नॉलेज सेंटर पे हमने बिहार में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो सवाल ये है कि फिर पूंजी पैदा कैसे होगी? पूंजी तो आप जो तरीका है सर्विस सेक्टर के जरिए और एग्रीकल्चर के जरिए, इंडस्ट्री बिहार में सर्वाइव नहीं करेगी, हम लोग भी मानते हैं। उसके कई उसके बॉटलनेक हैं। हाँ, एक कंज्यूमर मार्केट है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग या पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब हम बिहार को उस स्केल पर नहीं बना सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ तो कर सकते हैं। आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए का, आप केवल 15,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर में लगा दीजिए, देखिए हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपये पूंजी पैदा होगा। आप 15,000 करोड़ इंडस्ट्री में लगाइएगा तो उससे आपको हर साल 5,000 करोड़ का भी मुनाफा नहीं होगा। तो हमको अगर 15,000 करोड़ रुपया खर्च करना हो तो मैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर लगाऊंगा, जिससे कि राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपये का फायदा हो। प्रायोरिटी का सवाल है। ये लगा रहे हैं कि नहीं, हम भूमि अधिग्रहण करके छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा देंगे, 100-200 लोग को नौकरी मिल जाएगा। नहीं, ये बड़ा रिफॉर्म्स के लिए आपको बहुत, और एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करना होगा। अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे तो ही ना हमारे पास नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे, सर्विस सेक्टर के लिए कर पाएंगे। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, आपको किसानों का नेता कहा जाता है। ऐसे में जो केंद्र की तरफ से जो भी किसानों के हितकारी में कल्याणकारी योजनाएं लाई गई है, उसमें जो है उससे आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा एक भी बताइए कि केंद्र सरकार की कौन किसानों की नीति हितकारी आई है, जिससे हम थोड़ा समझें कि आपका किस तरफ का इशारा है, आपका तभी जवाब दे पाएंगे। कोई हितकारी योजना केंद्र की हो? बिल्कुल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिहार में नहीं इम्प्लीमेंट है, तो मार्केट एक्सेस नहीं है हमको। जो हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको निवेश चाहिए सिंचाई में और बिजली में, वो है ही नहीं। बिहार को कोई इन्वेस्टमेंट आप देख केंद्र सरकार का कहाँ है? कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नया डैम बना, कोई नया ऐसा किसानों के लिए बिजली का कोई व्यवस्था किया इन लोगों ने? बिल्कुल। तो जो है वो है। तो जब आप उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश नहीं करेंगे, आप मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप मंडी कानून नहीं बनाएंगे, आप प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाएंगे, तो किसानों के लिए कौन स्कीम है केंद्र सरकार की जिससे बिहार का विकास होगा? जी, लोकसभा में आपका 90+ अटेंडेंस देखा जाता है। अक्सर जनरली ऐसा किसी का नहीं देखा गया 90+ अटेंडेंस। लोगों ने 543 को चुना है देश में, देश चलाने के लिए। इन्हीं लोगों में से सत्ता भी है, इसी में विपक्ष भी है। अगर हम 145 करोड़ के देश में 543 लोग काम करना नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तो देश चलेगा कैसे? बिल्कुल। हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना ही होगा सबको। ये कोई मेरिट का विषय नहीं है और ये प्रशंसा का विषय नहीं है। ये तो न्यूनतम हमारी ज़रूरत है, वहाँ पे रहना ही पड़ेगा हमको। तमाम सवालों को लेकर जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने बेबाकी से अपनी राय रखी है, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।